हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैग्नेटिक मैनेजमेंट, जहां आप मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन अ सिंपल कॉमन लैंग्वेज। सो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंज्यूमर बिहेवियर के इवोल्यूशंस के बारे में। इवोल्यूशंस की जो हम बात करते हैं, यानी कि ऐसी शुरुआत हिस्टोरिकल पीरियड की बात हम करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का ये पूरा टॉपिक, थ्योरी, प्रोसीजर ऐसे कौन कौन से जो हैं वो हम फॉलो आज भी करते हैं और जो सबसे पहले लाए गए मेनली। इसके अलावा हम इवोल्यूशन तो कंज्यूमर बिहेवियर का डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये मैं करने वाला हूँ फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन कॉमन वे आप समझ लीजिए क्या डोमिनेंट्स और फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। स्टार्ट करते हैं हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मेनली डील विद द प्रॉब्लम। सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि जो ये कंज्यूमर बिहेवियर का थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे थ्योरीज में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इनका सिंपल सा फॉर्म ये है कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे समझें, कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है उसके साथ हम कैसे डील करते हैं, हम उन्हें कैसे फेस करें। यानी कि मार्केट में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल हैं। ओके, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल हैं, लेकिन लेकिन इन गुड्स और सर्विस के कारण मार्केट में कंपटीशन भी है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है मार्केट में, कंपटीटर भी है मार्केट में। हम इन सारे कंपटीटर्स को अपने प्रोडक्ट से बेहतर साबित करने से अच्छा है कि हम अपने प्रोडक्ट को उन सबसे बेहतर साबित करें। ओके, इन अदर वर्ड आप समझ लीजिए कि जो ये थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर का, ये मेनली कंज्यूमर को फेस करता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को फेस करता है। मार्केट में हमारे मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। कंज्यूमर हमसे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, हमसे सर्विस की डिमांड कर रहा है, हमसे ऑर्डर ले रहा है। हमारी क्या है, हम कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दें, उनकी फीडबैक हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड पॉजिटिव हो। तो इन सारी चीजों को मैक्सिमाइज करने के लिए हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझने है। तो द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। इसके अलावा क्या करता है कि कोई भी कंज्यूमर है, जैसे मैं कंज्यूमर हूं या आप कंज्यूमर हैं, ये कंज्यूमर मेनली बिहेव कैसे करते हैं। यानी कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट को खरीदने जा रहा हूं इन कॉमन वे, लाइक कि आई वांट टू यूज एनी डेयरी मिल्क चॉकलेट, आई वांट टू यूज एनी कुकीज फॉर फूडिंग, फॉर एनीथिंग, एनीथिंग इन द सेंस ऑफ द सर्विंग्स, लाइक गिफ्ट के फॉर्म में मैं किसी को देना चाह रहा हूं। तो भी मैं कपड़े खरीदने जाता हूं किसी ब्रांड्स के, एनी। तो इस तरीके के जो बिहेवियर होते हैं ना परचेस से रिलेटेड। सेकेंडरी, मैं किसी को एडवाइस दूंगा, लाइक जैसे मेरे पास कोई आया और बोला कि मेरे को बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो उससे रिलेटेड मेरे को एडवाइस देना हो, हम उनकी ग्रोथ की बात करते हो। इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं मैं कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँ। कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, कंज्यूमर खरीदना कैसे चाहता है, कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है, ये सारी एनालिसिस की जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का ही पार्ट है। सेकेंडरी चीज ये होता है, कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा बिजनेस को समझने की कोशिश करता है। जब आप बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंज्यूमर के व्यवहार को, कंज्यूमर को समझने की कोशिश करते हैं। आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना चाहते हैं, उसके पहले आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को वाकई खरीदना चाहता है कि नहीं, कंज्यूमर इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ओके, यानी कि कौन आपके टारगेट ऑडियंस है, आपके टारगेट कंज्यूमर कौन है, ये सारी कुछ हमें जानने के लिए, समझने के लिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझना होगा। ओके, एक कॉमन वर्ड में आप समझ लीजिए, मैं कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आया, मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर हैं, मैंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत खूबसूरत की, ऐसे की ताकि कस्टमर जो हो, जो फर्स्ट टाइम कस्टमर देखें, जो हमारे कंज्यूमर नहीं है, वो अट्रैक्ट हो।
लेकिन हमें ये जानना तो होगा ना कि जो मार्केट में कंपटीटर है हमारे, उनकी पैकेजिंग से वाकई किस किस तरीके के कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने एक मार्केट रिसर्च कर डाला। क्यों किया? ये समझने के लिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट कंज्यूमर्स कौन है। इन सारी चीजों को समझने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस अगर मार्केट में मैं दूं तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस हो वो उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करे और हैप्पीएस्ट कंज्यूमर के फॉर्म में बिहेव करे। कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर के बाइंग हैबिट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर हमेशा उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदता रहे। और डीपली मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, जब कभी भी हम इवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो इसमें 3 मेनली थॉट पाए जाते हैं, जिनको हम क्लासिकल थॉट कहते हैं या क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट, एंड थर्ड हमारा आता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। इसको आप साइकोलॉजिकल थॉट भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ बोला, क्लासिकल थॉट, मैनेजरियल थॉट एंड बिहेवियरल साइकोलॉजिकल। वी स्टार्ट विद द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसको हम क्लासिकल थॉट या क्लासिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। इस थॉट के अंदर मेनली जो समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कंज्यूमर बेस्ड है, तो कंज्यूमर के बिहेवियर को हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गुड्स को कैसे कंज्यूम करता है। सेकेंडरी हम रिटेल्स की भी बात करते हैं, जो क्लासिकल थॉट है रिटेल्स की भी बात करता है, यानी कि इन रिटेल हाउ द कंज्यूमर बिहेव व्हेन मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक वेरिएबल इन द प्रोडक्ट मिक्स वाज चेंज्ड। अब जैसे समझिए इकोनॉमिकली, मान लीजिए मेरी कभी कभी मैं इस पे बात कर सकता हूँ कि किसी प्रोडक्ट के कारण, प्राइस वैल्यू के कारण, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो मुझे चाहिए, जो मैं प्रोडक्ट को खरीद रहा था वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसके कारण हमें कोई सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ रहा है। इस कंडीशंस में कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं इस थॉट के माध्यम से। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर किस किस सिचुएशंस में मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश करता है और उस बेसिस पे डिसीजन लेने की कोशिश करता है। क्लियर? क्लासिकल थॉट ऑफ अप्रोच ये भी कहता है कि जब मार्केट्स में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी। मार्केट में अगर कुछ बदलाव हुए, लाइक एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, प्राइस से रिलेटेड हो सकते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, कंपटीटर से रिलेटेड हो सकते हैं। ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, इन सारी चेंजेस के कारण क्या इसका कोई असर कंज्यूमर के बिहेवियर पे पड़ता है या नहीं, इसको हम इस जानने की कोशिश करते हैं इस बिहेवियर के अंदर, इस क्लासिकल थॉट के अंदर। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा है ये हो मैनेजरियल थॉट, यानी मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट। मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट और मैनेजरियल अप्रोच, it's based on the social science. Like the managerial approach relies extensively on the social science to explain the behavior of the consumer. Okay, the discipline of economics explain the behavior of market and how they can be controlled. Like managerial approach में ही हम जो 4 P's पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, इसके अलावा भी 3 और 7 P's होते हैं। टोटल 7 P's मार्केट में हैं और जिसको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताया जाता है। 3 एडिशनल इंक्लूड हुए थे मॉडर्न कंज्यूमर में, यानी कि मॉडर्न मार्केटिंग थ्योरीज में 4 P's 7 P's के अलावा भी 3 P's को ऐड किया गया था, जिनको आप फिलिप कॉटलर्स की लेटेस्ट 4th एडिशन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। बट हम आज डिस्कस करते हैं। तो जो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग का है, ये मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो आप कह सकते हैं वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इज हैपेंड इन दिस मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट। ओके, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात होती है, जब हम मैनेजरियल की थॉट की बात है इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ओके,
द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि हाउ द बिहेवियर ऑफ मार्केट कैन बी कंट्रोल्ड बाय इकोनॉमी। सेकेंडरी मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट और डिसिप्लिन की बात होती है, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशंस की बात करते हैं, जैसे मेरे पास पैसे कम है तो मैं उस बजट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू ऑफ मनी है हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें इसके अंदर क्या हम परचेज कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ मैनेजरियल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। इन सारी चीजों से रिलेटेड थॉट को जो है मैनेजरियल थॉट स्कूल ऑफ थॉट के माध्यम से दिया। मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट मेनली बेस्ड ऑन social science, economics, on the basis of two aspects also, how consumer are behaving। ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं कि इस दो एस्पेक्ट के बेसिस पे कंज्यूमर मार्केट में कैसे बिहेव करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकली जो थ्योरी होती है, जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, कहीं ना कहीं मैनेजर स्कूल ऑफ थॉट इस पे भी बेस्ड है। Many important concepts in marketing and consumer behavior propagated by the school of thought, like these are the follow: प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस, जो हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस आप थ्योरी पढ़ते हैं, ये मैनेजर स्कूल ऑफ थॉट द्वारा ही दिया गया था। सेकेंड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस। थर्ड, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ये तीनों थ्योरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों थॉट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर, द करेंट सिनारियो। इन तीनों को बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है मार्केटिंग में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंज्यूमर्स के बिहाफ पे भी, मार्केट के बिहाफ पे भी, प्रोडक्ट और प्राइस से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, कई जगहों पे हम इनको यूटिलाइज करते हैं, इनका यूज करते हैं। मैं पर्टिकुलर इन तीनों पे एक अलग वीडियोस बनाऊंगा, एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं। Now we try to understand the behavioral or psychological thought. Okay, so in behavioral theory, last two theory has not given a much credence to the behavior of consumer, like how the psychological aspects of decision making play a major role in the consumer decision making। इसके पहले जो दो, मतलब मैं कहना ये चाहता था कि जो लास्ट दो थ्योरीज थे वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाए कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग में। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होता है जो मेजर रोल प्ले करता है कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग में। कंज्यूमर क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये एक उसके बिहेवियर का एक पार्ट होता है। तो कंज्यूमर के इसी बिहेवियर को, कंज्यूमर की इसी थॉट को समझने की कोशिश किया गया था बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में। तो कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल थॉट या बिहेवियरल थॉट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल थॉट, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स मेन ब्रांच लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, organizational psychology, social psychology become very important in understanding the consumer of individual behavior. Okay, the various aspects of the behavior of the consumer are studied, analyzed by the different psychology approach। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल अप्रोच थे, डिफरेंट बिहेवियर्स बनाए गए इस क्लासिकल थॉट के अंदर, ताकि कंज्यूमर के इंडिविजुअल बिहेवियर को हम समझ पाएं, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये सारे साइकोलॉजी के बारे में थ्योरीज और थॉट इसी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के माध्यम से दिया गया था। आपको अगर इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट में कोई डाउट होगा, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और कमेंट में। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर, डिटर्मिनेंट्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, लाइक in scenario there are few factors like cultural factor, social factor, personal factor, psychological factor। ये चार ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो सारे फैक्टर हैं ये डायरेक्टली कंज्यूमर के
बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चरल फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट आ जाते हैं, कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल कल्चर। ओके, सोशल कल्चर इसमें रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, एज, इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं पर्सनल फैक्टर की, इसमें हम एज की बात करते हैं, ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर, मोटिवेशंस की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, परसेप्शंस की बात करते हैं। इन कॉमन वर्ड में मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ये सारी चीजों के इसके अंडर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Let's start with the cultural factor. Cultural factor you talk about have a significant effect on an individual's buying decision. Every individual have different set of habits, beliefs and principles which he and she develop from his family status and background. What they see from their childhood become their culture. In India, भारत में क्या होता है कि हम बचपन से ये सुनते हैं, ये हमारी वैल्यू है कि हमारी एक ज्वाइंट फैमिली की एक वैल्यू है, कि सिस्टम है। तो बचपन से हम चाहते हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली में ही रहें। लाइक हम हैप्पी फैमिली की बात करते हैं। Let's understand the influence of culture factor on buying decision of individuals with the help of the various example. जैसे कोई फीमेल है, जिस वेस्ट बंगाल में रहती हो या आसाम के साइड रहती हो, वो क्या करती है, साड़ी को पहनना प्रेफर करती है, ओके, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न सिमिलरिटी। मेल कंज्यूमर क्या करते हैं, धोती कुर्ता वो ज़्यादा पहनना पसंद करेंगे। ये एक अलग कल्चर हो चुका है इन ईस्टर्न इंडिया, एज दिस इज व्हाट देयर कल्चर। Girls in South India wear skirt and blouse as compared to girls in North India who are more into the salwar and kameez. So our culture says that we need wear traditional attire on marriage. This is what we have been following since year. Same people in North India prefer bread over rice, which is favorite with people in South India and East India. ये कल्चर की मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। कल्चर में क्या है कि हर किसी का एक अपना अंडरस्टैंडिंग है, जो देखते आ रहा है, जो समझते आ रहा है। एक लिमिटेड डेमोग्राफिक में एक इंडिविजुअल थॉट तो जो है स्टार्टिंग से वो लर्न कर रहा है, बचपन से उसे ग्रो करता आ रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते आ रहा है। ओके, दैट इज अ फैमिली एंड द की इंस्टीट्यूशंस, इट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि कुछ लोग जो साउथ के हैं उनका ड्रेस कोड अलग है, जो वेस्ट बंगाल और आसाम में है वो साड़ी पहनना प्रेफर करते हैं। वैसे ही ईस्टर्न में चले जाइए तो थोड़ा धोती कुर्ता का वहां पे ट्रेंड है। अब वेस्टर्न कल्चर से अगर आप बिहेव करें तो बिल्कुल ही अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो कल्चर होते हैं ना, ये भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस करते हैं और ये अफेक्ट भी करते हैं। क्लियर? ओके। In every culture, there are several subcultures. Each culture for the compromise of various subcultures such as religion, age, geographical location, gender, status, etc. अब ये समझ लीजिए कि हर कल्चर को सब कल्चर में डिवाइड किया गया है। यही सब कल्चर जो है मार्केट सेगमेंट के फॉर्म में भी रोल प्ले करते हैं। अगर आप हिंदू धर्म की बात करें, लाइक रिलीजन की बात करते हैं ना, क्रिश्चियनिटी हुआ, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिखिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, तो इसमें ये सारे रिलीजन कहीं ना कहीं एक अलग डिफरेंट सब कल्चर फॉलो करते हैं। लाइक हिंदू धर्म में जब ऐसा ब्राइड जो है रेड या मरून या ब्राइट कलर को यूज करना पसंद करती हैं, इस कलर के लहंगे या साड़ियों को। क्रिश्चियन में क्या करते हैं, वो गाउन को पहनना पसंद करते हैं। अगर आप इसी अगेंस्ट में आप चले जाइए, अदर किसी लाइक मुस्लिम में वो ज्यादातर प्रेफर ग्रीन को लेकर करते हैं। इसके अलावा भी कोई भी कलर हो सकते हैं, मतलब मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सब कल्चर की तो बात कर रहे हैं। सेकेंडरी जो हम लोगों ने बात कर रखा है स्टेटस के बारे में, लाइक अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास की बात करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक ऐसी टेंडेंसी सेट कर रखी है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ लग्जरी आइटम्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स, कार, ड्रेसेज एक्सेट्रा। तो हम ये एक क्लास बना रखे हैं सेगमेंट्स के फॉर्म में, और यही सेगमेंट कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रेटजी के फॉर्म में भी रोल प्ले करते हैं। तो ये जो सारे क्लास की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे सब कल्चर के ही पार्ट हो जाते हैं। ओके, तो मार्केट्स में क्या होता है, मार्केटर जो है
इसी सारे बेसिस पे, इन्हीं सारी नीड के बेसिस पे जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने की कोशिश करती है। हमें किस जियोग्राफिकल एरिया में, किस रिलीजन्स के लिए, किस रीजन के लिए, किस नेशनलिटीज के लिए किस तरीके का हमें एडवर्टाइजिंग करना है, मार्केटिंग करना है, ये सारी चीजें हम इस बेसिस की बात करते हैं। सोशल क्लास में सेम चीजें फॉलो की जाती है कि मार्केटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यानी कि इससे क्या होता है, मार्केट को ये पता चलता है कि पीपल जो पर्टिकुलर किस क्लास से हैं उनका सिमिलर इंटरेस्ट हो सकता है, उनका एक सिमिलर इंटरेस्ट होगा। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिस क्लास के बंदे हैं हम स्पेसिफिक उन क्लास को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सोशल क्लास की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि जो एक ही क्लास से बिलोंग करता है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस होता है, और उसकी जो डिसीजन होती है वो, और जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक सेम हो सकते हैं। तो इसी कारण हमारी सोसाइटी को 3 भागों में बांट दिया गया, और ये जो डिवीजन है ना हमारी सोसाइटी का, ये मार्केटर्स के लिए हेल्पफुल हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? सिंपल वे में आप ये समझने की कोशिश करिए कि मैं जो बताना चाह रहा था इन 3 फैक्टर्स के बारे में, कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास के बारे में, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। कल्चर इन्फ्लुएंस करता है कि सोसाइटी की जो वैल्यू, नॉर्म्स और रिचुअल्स के कारण एक ह्यूमंस, एक कंज्यूमर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पर डिसीजन लेता है। सब कल्चर क्या किया है, ये मार्केटर्स को एक हेल्पफुल करता है मार्केटिंग डिजाइन को लेकर, कि स्पेसिफिक जियोग्राफिक को लेकर, एक रिलीजन को लेकर, नेशनलिटीज को लेकर, एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर। सोशल क्लास क्या किया है कि सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंस जो रूल्स हैं, हमारे क्लासेस हैं, ये उन्हें टारगेट किया, और उस क्लास के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि किस क्लास को किस चीज की नीड होगी। तो उनका ये मानना है कि जो सोशल क्लास है, अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये सोचते हैं कि मार्केटर्स, सोचने मतलब ये है मार्केटर्स, आप भी अगर एक बिजनेस पर्पज से सोचेंगे तो जैसे कि मान लीजिए कोई अपर क्लास है, तो ऐसा नहीं कि वो ऑडी बीएमडब्ल्यू मिडिल क्लास का कोई ना खरीद पाए, लेकिन एक होता है कि जब स्टेटस की बात करते हैं, सिमिलरिटी की बात करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरी क्लास को डिनोट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वेल्थ हो सकता है, एक मिडिल क्लास अगर ज्यादा अर्न कर रहा है तो अपर क्लास में है ही। एक ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स के अलावा भी और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि स्टेटस क्लास की बिलोंग करते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं क्लास की हम बात करते हैं। ये जो क्लास है ये मार्केटिंग के पर्पज से हेल्पफुल हो जाते हैं मार्केटर्स के लिए। क्लियर? टॉक अबाउट द सेकेंड फैक्टर, social factor. Okay, social factor also influence the purchasing behavior of consumer. रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल एंड स्टेटस की हम बात करते हैं इन सारे सेक्शंस में। सोशल क्लास की जब हम बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप की। आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि सामाजिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, तो हमारे समाज के कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। हमने कहा रेफरेंस ग्रुप, लाइक ये एक इंडिविजुअल एटीट्यूड और बिहेवियर में बदलाव की बात करती है। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, क्लियर, आपको कुछ परचेज करना है, क्लोथ, वॉच, गैजेट्स, कुछ भी खरीदना है आपको, तो आप क्या करते हैं कि आपके जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं, और वो उनका जो ओपिनियन, जो फीडबैक होता है वो इम्पैक्ट करता है। ये कोई पर्टिकुलर क्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ये ग्रुप्स आपके सोशल में इसलिए है क्योंकि एक रेफरेंस ग्रुप वो भी होता है जो आपके फ्रेंड्स के फॉर्म में हो। एक रेफरेंस ग्रुप आपका ये भी है कि जो आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ओपिनियन देता हो। जैसे आपने गूगल किया, एक फीडबैक आपने लिया, रिव्यू लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा ग्रुप है जो आपको रेफर करता है, आपके बिहेवियर को रेफर करता है कि नहीं, आपने सोचा कि अच्छा इसके ये सारी चीजें मार्केट में, इसका स्टेटस ये है, ये सिंबल ये है, क्वालिटी ये है, इसको ज्यादा लोग यूज करते हैं, आपके नॉन में किसी ने इसके चीजों को लेकर आपसे डिस्कस किया हो और आप इन्फ्लुएंस हुए हो, है ना। तो ये सारी चीजें, यानी कि जब कभी भी आप रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं, आप ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो बिल्कुल नॉलेजेबल, स्पेशल स्किल हो और एक यूनिक कैरेक्टर्स की बात करता है। जैसे अभी ऐड आता है ना किसी
एक्टर्स ने ऐड करते हैं डिफरेंट एलआईसीज के और सारी चीजें, तो कुछ होते हैं ना कि कैरेक्टर्स के कारण इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यार इनका ब्रांड इमेज तो ये है, चीजें अच्छी होगी, तो हम क्या करते हैं उस इन्फ्लुएंस में का उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा अब जैसे कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो और वो किसी शूज की एडवर्टाइजिंग कर रहा हो और उसकी ओपिनियन ये है कि वो स्पोर्ट्स शूज जो पहनता भी है, उसे यूज भी करता है और उसके बारे में बताता भी है, तो हमारे एक रेफरेंस ग्रुप के फॉर्म में है। ऐसे जितने भी अगर प्लेयर होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी स्किल, उनका रेफरेंस हमें अट्रैक्ट करेगा खरीदने के लिए चीजों को, तो ये भी एक रेफरेंस ग्रुप का पार्ट होता है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली। When you talk about the influencing behavior, factors that influence your consumer behavior, we talk about the family. Family members, we a lot influenced by the family. आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट, आपके घर में कोई बच्चा है और कोई सामान को खरीदना चाहता है, तो गार्जियन ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देते हैं और सजेस्ट करते हैं कि नहीं आप इसको खरीद लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा, तो उसके कारण भी इन्फ्लुएंस होकर इस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। घर में जैसे डेली से कोई चीजें आती हो, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको नूडल्स पसंद है या मैगी खाना पसंद है, तो वो चाहते कि नहीं मुझे मैगी ही चाहिए नेस्ले का, हम कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं समझाने की कि नहीं आप ये खा लीजिए, आपके लिए हेल्दी होता है, आप नूडल्स के बजाय इसको फ्रूट्स को लीजिए, ये सारी चीजें हेल्दी होती है, आप ये खाइए आपके लिए बेहतर होगा, आपके हेल्थ के लिए बेहतर होगा, और उसके लिए रेडी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर के द्वारा भी इन्फ्लुएंस हुए। थर्ड, आप ये देख लीजिए कि जैसे आप शॉपिंग के लिए गए हों फैमिली के साथ, वाइफ या पेरेंट्स किसी के साथ गए हों, वेंडर और बायर आपको समझाने की कोशिश करते हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, बट आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। एट द एंड वेंडर या सेलर क्या करता है कि आपके साथ जो फैमिली मेंबर हैं ये उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वे इंटरेस्टेड हैं समझने में तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग उनसे करना शुरू कर देते हैं। उस वो टारगेट करना उन पर्सन को करते हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, वुमेन हो सकते हैं, या पेरेंट्स में जो भी मेंबर हो, वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके परचेजिंग डिसीजन जो है, जो बाइंग डिसीजन है, इन सारी चीज़ों में चेंजेज आए और आप प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए रेडी हो जाए। ये अब हम बात करते हैं रोल्स और स्टेटस की। हर पर्सन का एक डिफरेंट रोल होता है, एक डिफरेंट स्टेटस होता है। अगर कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंट वे में वर्क कर, लाइक मैनेजर के फॉर्म में अगर है, तो वहां पे उसका स्टेटस और सिंबल उसकी बाइंग कैपेसिटी को भी डिनोट करती है। ओके, सेकेंड, लाइक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि कोई एक इंजीनियर है, कोई एक डॉक्टर है, कोई एक प्रोफेसर है, तीनों के अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं। आप इजली उसके वे ऑफ buying, way of buying the product, the decision of buying behavior, आप इजली समझ सकते हैं कि उस किस सिंबल से बिलोंग करता है। इसके अलावा उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये जिन एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, ये कंज्यूमर के इन्फ्लुएंस फैक्टर के फॉर्म में काम करता है, जिससे कंज्यूमर बाइंग डिसीजन के लिए बाइंग रोल में इंपॉर्टेंट प्ले करेगा और ये बाइंग कैपेसिटी को अपने चेंज भी कर देता है। ये अपनी बाइंग कैपेसिटी को चेंज भी कर देता है। आप ये समझ लीजिए कि जो एक परचेजिंग डिसीजन होता है ना कंज्यूमर का, ये कभी कभी स्टेटस के कारण भी चेंजेस होते हैं, उसके ऑक्यूपेशंस के कारण भी चेंजेस होते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, सोसाइटी के जो ग्रुप है ना, जो टर्म्स हैं, इस कारण भी उनके बिहेवियर में बदलाव हो जाते हैं, कैपेसिटी में बदलाव हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये सारे फैक्टर जो है कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। Let's talk about the personal factor. Personal factor may be also affect the consumer behavior. May, because like age, lifestyle, economic status, occupations, age, पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। आप एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, ओके, छोटा सा बच्चा जो है बचपन में बेबी फूड कंज्यूम करता है, यूथ हेल्दी फूड कंज्यूम करता है, क्लियरली। टेस्ट क्लोथ का बच्चों का अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं तो फैमिली के अकॉर्डिंग खेलेंगे, यंग हैं तो अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, क्लियरली।
अब हमारा जो एक क्रिएशंस है, जो हमारी एक सोच है, जो हमारा एक इनोवेशंस है, वो एज के अकॉर्डिंग भी अलग हो सकता है। ओके, तो कंज्यूमर की जो एज के अकॉर्डिंग उसकी सोच बिहेवियर में चेंज हो रहा है, ये एक एज का ही तो हम इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये एज फैक्टर ही तो है जो कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज कर रहा है ना। फैमिली लाइफ साइकिल की हमने बात किया, लाइक एक डिफरेंट सिंगल पर्सन, मैरिड कपल और एक अनमैरिड कपल, इन तीनों की जो कैपेसिटी होगी, बिहेवियर होगा, डिसीजन मेकिंग बिहेवियर होगा कंज्यूमर्स के फॉर्म में, ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, बट हाँ डिफरेंट होंगे, थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एज एंड द कैटेगरी एंड लाइफ साइकिल स्टेज इट्स हैपेंड। ये एक सोच के कारण भी चीजों को मायने रखता है कि बिल्कुल उससे अलग हो सकता है। तो आप कह सकते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन चेंज विथ हिज एज डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट थिंकिंग, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द एज फैक्टर। सेकेंडरी जो हम बात करते हैं इसी में, तो हम ये बात करते हैं कि नेक्स्ट फैक्टर हमारे ऊपर क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशंस की। ओके, इन ऑक्यूपेशन है डिफरेंट इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट। तो जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है उसका ऑक्यूपेशन एक फॉर्मल वे में है। फॉर्मल यानी कि बिजनेस सूट की बात तो करेगा, है ना, जिनको हम कॉमन वे में ब्लू कॉलर एम्प्लॉय कह सकते हैं। तो उनकी नेसेसरी चीजें क्या हो गई, फॉर्मल कपड़े हो गए, ऑफिस शूज, लंच बॉक्स, टाई, ये सारी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस। बिजनेस क्लास में है या बिजनेस कोई पर्सन है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, वो चाहेगा कि हायर लेवल्स की हम बात करेंगे, तो यानी कि एक अच्छी क्लास की सूट्स हो, अच्छे लग्जरी वॉच की वो बात करेगा जो उसके ऑक्यूपेशंस पे परफेक्ट मैच करता हो। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जो ऑक्यूपेशंस भी एक ऐसा फैक्टर है जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में चेंजेस करता है ना। ऑक्यूपेशन जैसे मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम है और आपकी मंथली इनकम आपके जो ऑक्यूपेशन से उससे सिमिलरिटी मतलब मैच करती है, तो जाहिर सी बात है आपकी परचेजिंग पावर में चेंजेस आ जाएंगे, है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं सम इकोनॉमिक सर्कमटेंस का भी हम यूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्लियरली, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है हम उसकी भी बात इसमें कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशंस की हम बात करेंगे, हम ऑक्यूपेशंस में हम इकोनॉमिक सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, न कि सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, क्लियरली, यानी कि आप मैनेजर हैं किसी कंपनी के और आपके भी इनकम एक अच्छी है, तो आप उस इनकम स्टेटस को मैच करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन। लेकिन जब आप इकोनॉमिक सिचुएशंस की बात करते हैं तो वो अपने बिहेवियर में उसके चेंजेस आते हैं उसके सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग। जैसे पहले आपकी इनकम लाइक 30,000 थी, अब आपकी अचानक इनकम में ग्रोथ हो गई 10,000 की, 15,000 की। तो ये जो ग्रोथ है ना, ये सिचुएशनल ग्रोथ जो है, ये आपको अब मोटिवेट करेगा। हो सकता है सेविंग के लिए मोटिवेट भी कर सकता है और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी मोटिवेट कर सकता है। तो लो इनकम, है ना, तो आप क्या करोगे, चीप प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम हाई होती है यू स्टार्ट बाइंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। इकोनॉमिक सिचुएशन की बात ये होती है कि ये जो बदलाव है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन देयर बाइंग बिहेवियर। इकोनॉमिक सिचुएशंस आपकी बाइंग कैपेसिटी को भी चेंज कर देते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशंस आपको एक ऐसे फैक्टर के रूप में करते हैं जो आपको बिल्कुल ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप जिस प्रोडक्ट की नीड ना भी हो फिर भी उसे आप खरीद लेते हैं कभी कभी। तो मोर इनकम, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, लो इनकम, सेविंग और चीप प्रोडक्ट, तो ये एक इकोनॉमिक सिचुएशंस का नहीं है, तो ये एक फैक्टर है जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। ओके, द लाइफ इज अ सर्टेन वे इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स इन हिज लाइफ, it may be compromise or may not. Okay, the lifestyle refers that the way person live in society, वो किस सोसाइटी में रह रहा है, किस एनवायरनमेंट में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर है ये भी कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। क्लियरली, कुछ प्रोडक्ट में आपके इंटरेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि आप ऐसे सोसाइटी में रहते हैं
ये लाइफ स्टाइल आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जैसे आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास कार को हो और सबके पास एक 4 व्हीलर कार है या लग्जरी कार है। वैसे सोसाइटी में है तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि इस सोसाइटी में मैं भी रहता हूँ, मेरी भी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, तो मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए, जिसकी नीड नहीं थी, लेकिन आप उस सोसाइटी के लाइफ स्टाइल से क्या किए, उस लाइफ स्टाइल को मैच करने के लिए आपने क्या किया, एक कार ले लिया। सपोज आप एक अच्छे टॉप बिजनेस क्लास अपर क्लास में है और कोई बगल में कोई लग्जरी कार खरीद कर लाता है। आपके पास ऑलरेडी एक कार है बट वो लग्जरी नहीं है, बट क्योंकि आपको सोशल क्लास को मैच करना है, अपनी लाइफ स्टाइल उसके अकॉर्डिंग दिखानी है, आप क्या करते हैं, आप भी एक लग्जरी कार को खरीद लेते हैं। तो कहीं की जो लाइफ स्टाइल है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्फ्लुएंस करने के में कंज्यूमर को। ओके, सो द एक्टिविटी ऑफ दिस शेप, जो दिस शेप एक्टिविटी इज डेफिनेटली इंटरेक्टिंग द होल वर्ल्ड। यही जो शेप की जो एक्टिविटी है ना, लग्जरी शेप वाली एक्टिविटी, यही कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को इंटरेक्ट कर रहा है क्लास के फॉर्म में। और ये लाइफ स्टाइल इन फैक्टर ऐसा है जो कंज्यूमर के बिहेवियर में बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की। हर पर्सन का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। द पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, है ना। ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। पीस समझ लीजिए, इट्स टोटली changeable according to your scenario, circumstances, your characters, है ना। लाइक पर्सनालिटी, आप जैसे एक ऐसे पर्सन हो, आइडियल पर्सन हो, जो जिसकी पर्सनालिटी लोगों को इन्फ्लुएंस करती हो, अट्रैक्ट करती हो। आप क्या चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को खरीदें जो लोगों के लिए एक आइडियल रोल में प्ले करे। आप प्रोफेशनल हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो आपके बिहेवियर में ऐसी चेंजेस आएगी जो लोगों को लगेगा नहीं वाकई इनसे हमें कुछ सीखना है। तो सीखने के लिए क्या है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट चीजों को अडॉप्ट कर देते हैं जिसके कारण इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप एक डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम किसी वॉच का, लग्जरी आइटम्स के, ड्रेसेस के, प्रोडक्ट के ऐड हम किसी ऐसे ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं जो जिनसे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी हमें बहुत अच्छी लगती है। किसी भी एक्टर्स को आप देख लीजिए जिन जो आपके फेवरेट हो, उनसे रिलेटेड कोई अगर ब्रांड्स लॉन्च होती है तो आप बिल्कुल इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना कहीं इसमें भी पर्सनालिटी का एक रोल प्ले करता है ना। ये भी एक पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, टाइम टू टाइम भी वेरी कर सकता है, प्लेस टू प्लेस भी वेरी कर सकता है। मैं सिंपल में ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हो, आपके करेक्टर्स को और आपके सर्कमटेंसेस को, है ना। लाइक आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी है तो आप उसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट को यूज कर लिए, आपको बहुत बेहतर दिखना है, आपने उसके लिए यूज कर लिया, उसके कारण आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट चेंजेज आ जा रहे हैं, आपके करेक्टर में से चेंजेज आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पर्सनालिटी होते हैं ना, एक ये भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स भी हो सकता है और ये कुछ एडिशनल थिंग्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर की। साइकोलॉजिकल फैक्टर में जो मेन हम बात करते हैं, ये मोटिवेशंस, लर्निंग, बिलीफ और एटीट्यूड की हम बात करेंगे। मोटिवेशंस क्या होते हैं? कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो परचेज बिहेवियर, कस्टमर या कंज्यूमर के परचेज बिहेवियर को बिल्कुल ही अलग लेवल पे आपको अफेक्ट करते हैं। किसी की साइकोलॉजिकल नीड हो सकती है, किसी की सोशल नीड हो सकती है ना। सबकी एक अलग अलग नीड होती है। किसी की एक नेसेसरी नीड हो सकती है, लाइक घर में है, आपको भूख लगी है, तो आपको भूख में क्या है, खाने की जरूरत है, तो ये आपकी एक ऐसी नीड है जिसको जरूरत करनी ही करनी है। बट ये नीड आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक फूड को लेकर हो जाए, है ना, तो ये एक डिफरेंट नीड हो सकता है। वैसे मैंने बोला बायोलॉजिकल नीड्स, हर एज का एक अलग अलग बायोलॉजिकल नीड्स होता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो इस नीड को किस तरीके से फुलफिल करता है और इस नीड्स के कारण आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ जाते हैं, उस नीड्स के कारण आप कैसे मोटिवेट होकर चीजों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं या बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं,
ये भी एक इन्फ्लुएंस करने की बात होती है। ये परचेजिंग पावर को, ये परचेजिंग बिहेवियर को आप क्या करता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कुछ ऐसी जरूरत हो सकती है जिनको हम आज ना करके कल भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हमें उस जरूरत को आज ही और अभी पूरी करनी है। तो इस तरीके के नीड क्या होते हैं कि किसी अलग एस्पेक्ट से मोटिवेट हो सकता है आपने किसी को देखा हो, आप उसे कॉम्पिटेट करना चाहते हो। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने कोई अच्छी वॉच, लग्जरी वॉच या कुछ लग्जरी फोन यूज किया हो, आपके पास फोन की नीड थी, बट अब आप क्या चाहते हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने उस फोन की क्वालिटी के बारे में आपको बता दिया। अब आपने क्या किया, उसी फोन को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि नहीं, मुझे ये फोन चाहिए ही चाहिए। ये अब ये साइकोलॉजिकल नीड इसलिए हो गया क्योंकि आपकी एक नीड थी, बट उसने उस फोन के रिलेटेड, स्टेटस के रिलेटेड इतनी कुछ आपको बता दिया कि आप इन्फ्लुएंस हो गए। उस इन्फ्लुएंसिंग के कारण आप क्या कर रहे हैं कि आप अर्जेंटली उस सेटिस्फेक्शन लेवल को कैच करना चाहते हैं, आप इमीडिएटली सेटिस्फेक्शन को कैच करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये होता है ना कि मोटिवेशन का पार्ट हो जाता है, ये एक मोटिवेशन का पार्ट। कॉमन वर्ड में आप समझ लीजिए कि एज के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल नीड्स चेंज होते रहते हैं, एक एज स्टेज, फिजिकल नीड्स चेंज होते रहते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स चेंज होते रहते हैं। ये नीड्स कुछ जरूरत के अकॉर्डिंग तुरंत चाहिए होते हैं, कुछ नीड्स के अकॉर्डिंग बिना भी हम रह सकते हैं। बट जो हमारे सिनारियो है, इसके कारण हमारे माइंड में अगर कोई चीजें बहुत ज्यादा वो कर देती है, कैच कर लेती है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम उससे मोटिवेट भी हो जाते हैं। ये मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो पार्ट होते हैं, ये फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर के ही अंदर आते हैं। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेप्शन की। अगर हम बात करें तो परसेप्शन इन सिंपल वे से, या वे ऑफ लुकिंग एट अ पर्सन और थिंग्स, इट नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टिमुली, rather than it also involve the reaction received from the surrounding, है ना, and the thinking process within an individual। clearly? सिंपल वे में आप समझने की कोशिश करिए परसेप्शन को। जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट को लंबे समय से यूज कर रहा हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई हूँ। अब मेरे को पता है कि इससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में है, बट इस प्राइस पे मेरे को ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेहतर है, तो मैं किसी और की तरफ नहीं जा सकता। ये परसेप्शन पर्टिकुलर किसी ब्रांड को ले सकता है, किसी प्रोडक्ट को लेकर हो सकता है, ये प्राइस के बेसिस पे हो सकता है, क्वालिटी के बेसिस पे भी हो सकता है, और ये ब्रांड एम्बेसडर के भी बेसिस पे हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के अटेंशन को मार्केटर और सेलर समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर किस किस बेसिस पे अपने परसेप्शन को चेंज कर पा रहे हैं नहीं, या कैसे इस परसेप्शन के थ्रू कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट। परसेप्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है आपकी बिलीफ। आप किसी प्रोडक्ट्स के बारे में, किसी सर्विसेज के बारे में, किसी ब्रांड्स के बारे में आप कितना ज्यादा नॉलेज अपने पास इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जिसके कारण आपको कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, बल्कि आप खुद इन्फ्लुएंस होते हैं उन सारी चीजों से। आप उनकी अच्छाइयों से खुद इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके पास जो बेहतर इंफॉर्मेशन मिलता है उस बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। तो ये पार्ट होता है इंफॉर्मेशन का, ये पार्ट होता है एक एक रिसर्च का। तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है, रिसर्च होता है, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के परसेप्शन का फैक्टर हो जाता है। ये परसेप्शन ही कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट और क्वालिटी को खरीदने के लिए। मैं अगर एक सेलर हूं तो मैं तो चाहूंगा कि कंज्यूमर को मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट करूं अपने प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन अगर आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में बेहतर नॉलेज इंफॉर्मेशन है तो आप शायद इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन अगर वाकई आपको उस प्रोडक्ट को लेकर आपके अंदर एक पॉजिटिव वे में बनी हुई है और एक बेहतर तरीके से उस प्रोडक्ट को आप जानते हैं और आपका एक पॉजिटिव परसेप्शन है, तो मैं अगर थोड़ा भी इन्फ्लुएंस करूंगा तो आपके पास एक डिफरेंट चेंजेस आएंगे। नहीं नहीं, आई नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, मैं जानता हूँ, मैं यूज करता हूँ, मैं इसको इसलिए खरीद सकता हूँ। तो ये जो परसेप्शन होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये। तो ये भी एक आपके कंज्यूमर के फॉर्म में वर्क करता है, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के, परचेजिंग बिहेवियर को चेंज करते हैं। क्लियर? जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो बिलीफ यानी कि हम ट्रस्ट की बात करते हैं, दृढ़ विश्वास की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, ऐसा भरोसा की बात करते हैं। तो हर कंज्यूमर का, क्लाइंट का स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस पे एक डिफरेंट बिलीफ सिस्टम होता है जिस पे वो ट्रस्ट करता है, और यही ट्रस्ट, ये ट्रस्ट जो पॉजिटिव फीडबैक के फॉर्म में होता है, एक भरोसा होता है, भविष्य में किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड के रूप में स्टेब्लिश करता है। हम कहते हैं ना कि ब्रांड इमेज, ब्रांड है,
स्पेसिफिक ब्रांड है, लग्जरियस ब्रांड है, तो ये आपका ट्रस्ट है, कंज्यूमर का जो भरोसा है उस प्रोडक्ट को लेकर, ये उसकी बात हम करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल देख लीजिए, है बिलीफ और डिपेंड अपॉन वंस फैक्ट, ट्रस्ट एंड ओपिनियन। टाटा नैनो देख लीजिए, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री में हो गई है कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसने स्टेब्लिश किया है खुद को, तो ये इंडियन कस्टमर का उसने फेथ और ट्रस्ट को बनाए रखा है। जो ओपिनियन था, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है, किसी भी ब्रांड्स को लेकर अगर आप बात करेंगे तो एक ट्रस्ट होता है, एक ह्यूमन ट्रस्ट होता है, कंज्यूमर ट्रस्ट होता है, यानी कि जैसा सोचा वैसा उसे मिला, उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा मिला, यानी कि एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है। ये आपका एक बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ऐसे हर वो प्रोडक्ट जो किसी को ब्रांड के रूप में स्टेब्लिश किया गया है, वो एक आपके लिए उस तरीके का, आप कह सकते हैं कि उस तरीके का प्रोडक्ट है जो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को, डिजायर्स को फुलफिल किया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एटीट्यूड की बात करते हैं, एक प्रवृत्ति या रवैया की हम बात करते हैं। एटीट्यूड सर्टेन वे और फीलिंग और एक्टिंग टुवर्ड्स द पर्टिकुलर थिंग्स और पर्संस, एक क्विक रिएक्शन का भी पार्ट हो सकता है। एटीट्यूड जो ब्रांड इमेज को भी अफेक्ट करता है। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, ये एटीट्यूड जो है, कंज्यूमर बिहेवियर एटीट्यूड जो है, ये पर्टिकुलर ब्रांड्स के अकॉर्डिंग भी खुद को चेंज कर लेता है। अगर आपको लगता है कि किसी ब्रांड को लेकर बिल्कुल ही आप पॉजिटिव हैं, आपके नज़र में बिल्कुल ही अच्छा है, तो आपका रवैया उस ब्रांड को लेकर एक डिफरेंट होगा। एक डिफरेंट इन द सेंस कि आप उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोच नहीं सकते हैं, आप नेगेटिव सुन भी नहीं सकते हैं। अगर कोई कहेगा नहीं ये ब्रांड अच्छा नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आपका जो एक सर्टन एटीट्यूड है उसको लेकर आपका क्विक रिएक्शन रहेगा पॉजिटिव वे में। जब कभी भी एटीट्यूड की बात करते हैं, देखिए हर पीपल का, हर पर्सन का डिफरेंट ब्रांड्स को लेकर, या फिर आप जनरल में बात करिए कि किसी व्यक्ति से आप मिले तो उसका पॉलिटिकल ओपिनियन अलग हो सकता है, किसी म्यूजिक को लेकर, रिलीजन को लेकर, फूड को लेकर, क्लॉथ को लेकर, ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। यानी कि किसी भी एटीट्यूड इज अ लाइक और डिसलाइक फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच असिस्ट द बायर टू डिसाइड अबाउट द सर्टन प्रोडक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ द एटीट्यूड, यानी कि आप किसी भी रवैये की बात कर सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। क्लियर? नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट वे। नाउ आज की क्लासेस में हम लोगों ने जो समझने की कोशिश किया है, एक इवोल्यूशंस की बात किया है कंज्यूमर के, कि कंज्यूमर की इवोल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हमने बात किया कि कौन कौन से क्लासिकल थॉट थे। इसके अलावा हमने जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की बात की है। तो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो अपनी ओपिनियन और फीडबैक दें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ जुड़ूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा मॉडल्स के बारे में, कैसे कौन कौन से मॉडल हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर में इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना, जिनके लिए एक केवल पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि वो करेंट मार्केटिंग सिनेरियो से भी बिलोंग करते हैं। तो हम ऐसे मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।